नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एलजेपी संसदीय दल के नेताओं की आज बड़ी बैठक दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में दोपहर 2 बजे होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही इस बात पर भी फैसला संभव है कि चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लड़ा जाए या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान काफी दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और मुद्दे पर, जी हां, हर मुद्दे पर नीतीश पर वार करने से नहीं चूक रहे। मांझी के एनडीए में आने के बाद दोनों दलों के रिश्ते में खटास और बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो चिराग आज ये तय कर सकते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा रहें या कोई और रणनीति बनाएं। 12 जनपद के बाहर खड़े हैं। 12 जनपद जो कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का सरकारी आवास है और लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय भी यहाँ है। इसी कार्यालय में आज दिन में दोपहर बाद 2 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में एलजेपी के अगले भविष्य पर, अगले कदम पर चर्चा होनी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलजेपी आखिरकार क्या फैसला करेगी, क्योंकि बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक जो है एलजेपी की आज बुलाई गई है और दिल्ली में यह बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ में। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तल्खी है और खास तौर से एलजेपी इस बात को लेकर नाराज है कि उसे जो सीटें ऑफर की जा रही हैं वो पहले की तुलना में काफ़ी कम है। 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी। इस बार उसे 25 के आसपास सीटें ऑफर की जा रही हैं, जो कि उसे मंजूर नहीं है। यही वजह है कि लगातार नीतीश कुमार के ऊपर आपने देखा किस तरह से चिराग पासवान की तरफ से लगातार तंज कसा गया कई मुद्दों को लेकर के। जो बिहार की समस्या है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के लगातार पत्र भी लिखा गया है। उसके बाद जब जीतन मांझी की एनडीए के भीतर एंट्री होती है और जीतन मांझी की तरफ से जब चिराग पासवान पर हमला बोला जाता है, एलजेपी पर हमला बोला जाता है, तो मामला और भी पेचीदा हो गया है। एनडीए के भीतर मांझी के आने के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं, क्योंकि अब 4 पार्टनर हो गए हैं, बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी। तो चारों पार्टनर में सामंजस्य स्थापित करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि आज की बैठक का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। मांझी के बयान से चिराग पासवान काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। अब देखना है आज की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर के, तमाम इशूज को लेकर के चर्चा होगी और ख़ास तौर से एलजेपी आगे क्या कदम उठाती है। मांझी की एंट्री के बाद जो उसकी अहमियत जो कम करने की कोशिश की गई है, ऐसा एलजेपी सूत्रों का दावा है। ऐसे तमाम इशूज पर क्या चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नरेश के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि चिराग नीतीश पर किस किस मुद्दे पर हमलावर रहे हैं। 10 पॉइंट में इसे समझते हैं। SC/ST से वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार पर। साथ ही प्रवासियों के रोजगार के मुद्दे पर भी चिराग लगातार राज्य सरकार पर और नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। बीपीएल लाभार्थियों को राशन कार्ड पर भी चिराग लगातार निशाना साधते रहे हैं। 1 करोड़ 45 लाख बीपीएल को कार्ड नहीं देने का आरोप चिराग लगाते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर भी नीतीश कुमार को उन्होंने घेरा है। कोरोना की कम RT-PCR जांच पर भी चिराग पासवान सवाल उठा चुके हैं। श्याम रजक बर्खास्तगी को लेकर भी नीतीश पर चिराग हमलावर नजर आए थे। इसके अलावा अप्रोच पद टूटने पर जीरो टॉलरेंस नीति पर उन्होंने सवाल उठाया था। केंद्र की योजना का लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुंचने पर वार उन्होंने किया था। साथ ही नीट और जी पर भी नीतीश पर उन्होंने हमला बोला था। चिराग पासवान की नाराजगी को समझने के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के जिन फॉर्मूले की चर्चा है उस पर नजर डाल लेते हैं। पहला फॉर्मूला ये सामने आ रहा है कि बीजेपी और जेडीयू आपस में सीटों का बंटवारा करेंगे और उसमें से बीजेपी कुछ सीटें एलजेपी को दे और जेडीयू कुछ सीटें मांझी की पार्टी को हमको दे। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी एलजेपी को 123 सीटें मिल सकती है, वहीं जेडीयू प्लस हमको 120 सीटें मिल सकती है। एनडीए के अंदर इस फॉर्मूले की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। अब दूसरे फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है बीजेपी खुद 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, सहयोगी एलजेपी को 27 सीटें दे सकती है, जबकि जेडीयू 105 और हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब एनडीए में सीट बंटवारे के तीसरे फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। तीसरे फॉर्मूले के तहत बीजेपी 100 और एलजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू 105 और मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 8 सीटें मिल सकती है। साथ ही अब नजर डाल लेते हैं फॉर्मूला नंबर 4, जिसके तहत
चौथे फॉर्मूले में यह हो सकता है कि बीजेपी 100, जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़े, साथ ही एलजेपी 33 और हम 10 सीटों पर चुनाव लड़े। तो कुछ फॉर्मूले हमने आपको दिखाया, साथ ही आपको बताएं कि एनडीए में सीट बंटवारे के जो फॉर्मूले चर्चा में हैं, उसकी अब बात कर लेते हैं, खबर को समझ लेते हैं। बता दें कि चिराग की चिंता लगातार ये फॉर्मूला बढ़ा रहा है, क्योंकि संभावित फॉर्मूले के तहत एलजेपी को 27 से 33 सीट मिल सकती है, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी को 42 सीटें मिले। इसके पीछे उनका तर्क है कि लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा सीटें एलजेपी को मिली थी और पार्टी सभी सीटें जीतने में सफल रही थी। इस लिहाज से पार्टी को कम से कम 42 सीट मिलनी चाहिए, यानी चिराग बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बनाकर अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। एनडीए में मांझी के आने के बाद उनकी चिंता और बढ़ गई है और ऐसे में जो फॉर्मूले सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि चिराग खुश नहीं है। तो चलिए, हमारे संवाददाता आनंद, अमृतराज और दिवाकर हमारे साथ, हमारे पटना ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, सबसे पहले सवाल लेते हैं आनंद से। आनंद, आज एलजेपी की मीटिंग पर सबकी नजरें टिकी है, लगातार चिराग के तल्ख होते तेवर, और इसके बाद सीट का जो फॉर्मूला सीट बंटवारे का सामने आ रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्या कुछ आप तक जानकारी पहुंची है, ये जरा बताइए। देखिए सुकन्या, भले ही आज एलजेपी की बैठक है, लेकिन एक दिन पहले ही कल देर रात में चिराग पासवान ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, और जिसमें उन्होंने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो आप समझ सकते हैं चिराग पासवान के तेवर क्या हैं। देखिए, कई तरह की बातें चल रही है। जो सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान अब शायद कुछ बड़ा करने के मूड में है और कोई बड़े फैसले लेने के मूड में है, लेकिन वो उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। इस वक्त जो हमारे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि लोजपा जैसे सहयोगी को किसी तरीके से बाहर जाने के कोई कारण न बन जाए, लोजपा बाहर न चला जाए एनडीए से। ये किसी परिस्थिति में ऐसा न हो, इसके लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि एलजेपी को मना लिया जाए, और वो फार्मूला क्या हो सकता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि एलजेपी को ये बात के मनाने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि जेडीयू बिहार में बड़ी भूमिका में है और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होने वाला है, तो जाहिर सी बात है जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसके बाद जो सीटों की संख्या बचती है सुकन्या, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 120 के आसपास जेडीयू सीट पे लड़ेगी, तो इसका मतलब साफ है कि 123 सीट बचेगा। और बीजेपी जो बड़ी पार्टी है, जिसके बिहार में 16 सांसद हैं, वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगी कि वो 100 से नीचे जाएं। ऐसी परिस्थिति में लोजपा के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश बचता है, मैक्सिमम गुंजाइश बचता है तो 23 सीटों का, जिस पर लोजपा तैयार नहीं है। लोजपा का साफ साफ कहना है कि इस वक्त हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं, हमारे मात्र 2 विधायक हैं, और अगर हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो हमारे पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा और ज्यादा सीटों पे जीत भी हासिल होगी। एक सूत्र ये भी बताते हैं कि लोजपा ने साफ कर दिया है कि जेडीयू जहां जहां सीटों पे चुनाव लड़ेगी, वहां पे लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, और बीजेपी जहां पे अपने उम्मीदवार। बिल्कुल आनंद, इन सब के बीच 4 फॉर्मूले लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। हमने भी वो फॉर्मूला दिखाया, हमारे सहयोगी यहाँ पर दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, 4 फॉर्मूले हमने दिखाए। चिराग पासवान मांग कर रहे हैं 42 सीटों की, और जो फॉर्मूले अभी तक चर्चाओं में है उसमें उतनी सीट मिलती नहीं दिख रही है, नाराजगी साफ है। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। देखिए, चिराग पासवान आज लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहे हैं। काफ़ी क्रूशियल है ये बैठक, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीट शेयरिंग की बात है और सीटों की संख्या बांटने की बात है, तो ये बातें सितंबर के तीसरे हफ्ते में होनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद तीनों ही दलों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। 3 दल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आधिकारिक रूप से एनडीए में 3 दल हैं। हालांकि जेडीयू के साथ बातचीत करके और जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि वो भी एनडीए के पार्टनर है, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्हें औपचारिक रूप से एनडीए का पार्टनर घोषित नहीं किया गया है। नीतीश कुमार के साथ उनके समझौते हैं। तो इन्हीं 3 दलों के बीच जो है 2019 लोकसभा चुनाव के बीच ही ये बुनियाद रखी गई थी कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रूपरेखा होगी। लेकिन अगर हाल के महीनों की बात करें, पिछले महीनों की बात करें, तो चिराग पासवान ने जो जन सरोकारों से जो जुड़े मुद्दे थे उसको लेकर एक के बाद एक वो जो बिहार की सरकार है उस पर हमलावर हो गए, और वहीं से उनके संबंध खराब होने शुरू हो गए। तो अब जेडीयू जो है वो सीधे एलजेपी से सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं करना चाहती है, तो बीजेपी और एलजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। तो बुनियाद 3 ही दलों के बीच सीट शेयरिंग की रखी गई थी 2019 लोकसभा चुनाव में। तो इन 3 दलों के बीच सीटों का बंटवारा
बंटवारा किया जाना है 243 सीटों में। अब रही बात चौथे घटक दल की, तो चौथे घटक दल जब नीतीश कुमार के ही रास्ते आ रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार के हिस्से से वो सीट जाएगी। अगर तीनों दलों में जो सीटें बढ़ती है और लोजपा को कहीं उसके आंकड़े के आसपास जो सीटें नहीं मिलती है, क्योंकि लोजपा ने लोकसभा की 6 सीटें लड़ी थी। बिल्कुल जो बहुमूल्य चर्चा में है उससे तो ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीद एलजेपी को है वो पूरी फिलहाल होती नहीं दिख रही। दिवाकर, आपका शुक्रिया। साथ ही आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। आनंद, आपका भी शुक्रिया। तो दिल्ली में एलजेपी की होने वाली बैठक में कांग्रेस ने कहा कि जेडीयू ने पहले रामविलास पासवान का अपमान किया और चिराग को बेइज्जत किया, लिहाजा आज की बैठक में चिराग कोई बड़ा फैसला लेंगे। वहीं आरजेडी ने भी उम्मीद जताई कि चिराग कुछ बड़ा फैसला लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति, जिनके स्वाभिमान पर बार बार धक्का पहुंचाते हो नीतीश कुमार जी, वह नीतीश कुमार जी के साथ अब रहने की स्थिति में होंगे। मुझे उम्मीद है कि अपने अपमान, पिताजी के अपमान को ध्यान में रखते हुए आज चिराग पासवान जी बड़ा फैसला लेंगे और उसका नुकसान जेडीयू को भोगना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी भोगना पड़ेगा। जिस तरह से जेडीयू ने लोजपा को तवज्जो नहीं दिया, पूरा एनडीए में आग लगा हुआ है। अब चिराग पासवान जी को फैसला लेना है कि आखिर उनको क्या करना है, अपमानित होकर भी उसमें रहना है या फिर बिहार को संवारने का, बिहार को बदलने का जो संकल्प तेजस्वी यादव ने लिया है उनके धारा में जुड़ना है। बात सिर्फ चिराग की ही नहीं है, बल्कि आज कहा यह जा सकता है कि सियासत का सुपर सोमवार है। तो जैसा कि हमने बताया कि सियासत का आज सुपर सोमवार है, क्योंकि सभी पार्टियां रेस में हैं। सीएम नीतीश कुमार आज जेडीयू की वर्चुअल रैली करेंगे। रैली के माध्यम से नीतीश कुमार पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। सीएम पार्टी के नए कार्यालय से पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के नेता चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे। पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पार्टी की कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। वहीं आज एलजेपी की बैठक पर भी हमारी नजरें टिकी रहेंगी। दिल्ली में एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक है। चिराग के तेवर को देखते हुए एलजेपी की ये बैठक बेहद अहम है। कांग्रेस भी आज बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन कर रही है। सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस मौजूदा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेगी। तो वहीं आरजेडी अपने चुनावी अभियान को धार देने के लिए भी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में कई कार्यक्रम कर रही है। जेडीयू की वर्चुअल रैली की तैयारी हाईटेक हॉल में पूरी हो चुकी है। हॉल के अंदर सोशल मीडिया की पूरी टीम अलर्ट मोड में है। तैयारी का जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो जेडीयू की वर्चुअल रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, उस कमरे की तस्वीर जहां से 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। एक कुर्सी लगा हुआ है जिस पर सफेद तौलिया रखा गया है। उसके अलावा ठीक अगल बगल 6 कुर्सियां लगाई गई हैं, यानी कि जो जेडीयू के कद्दावर नेता होंगे उन्हें जगह मिलेगा। 2 डैशबोर्ड बनाया हुआ है, एक दाहिनी ओर निश्चित सभा जहां पे जो और नेता हैं वो संबोधित करेंगे और एक पोडियम है और ठीक इसके बाईं ओर एक और पोडियम आप देख रहे हैं। इस पोडियम पर नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। तो 2 पोडियम है, एक नीतीश कुमार के लिए और एक बाकी नेताओं के लिए। ये आपको हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे नीतीश कुमार और वरिष्ठ नेता बैठेंगे। इसके अलावा हम आपको कमरे की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे इक्विपमेंट तैयार कर दिया गया है और जिससे लाइव प्रसारण सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों से किया जाएगा। तो इस वक्त तस्वीर देखिए कि जो भी तकनीकी लोग हैं वो पूरी टीम उनकी यहाँ पर मौजूद है और हम आपको कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे कुछ कुर्सियां लगाई है, लगभग 50 से 60 कुर्सियों के आसपास, जहाँ पे जेडीयू के जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। और इसी कमरे को एक कैमरा पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है और सेंट्रलाइज एसी है ये कमरा, जहाँ पर से आज नीतीश कुमार संबोधित करेंगे वर्चुअल रैली को। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू के वर्चुअल रैली के उस कमरे की जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। और 2 एलईडी स्क्रीन भी लगाया गया। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। 2 एलईडी स्क्रीन लगाया हुआ है कि जब मुख्यमंत्री बोलेंगे तो
इस दोनों स्क्रीन पे जहां से भी कनेक्ट लोग होंगे उसकी तस्वीर भी यहाँ दिखाई देगी। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुके हैं और 11:30 बजे का इंतजार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कमरे से कर्पूरी भवन सभागार से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जेडीयू का दावा है कि आज की वर्चुअल रैली ऐतिहासिक होगी। दिन है पार्टी के लिए और निश्चित रूप से जो 5 साल में नीतीश कुमार जी का कामकाज रहा है उसके बारे में चर्चा होगी और एक तरह से ये चुनाव का आगाज भी है। लेकिन जो हम लोग का फीडबैक है ग्राउंड से, इतना उत्साह है लोगों में इस रैली को लेकर के और इसका नाम भी हम लोगों ने निश्चय संवाद दिया है, तो हमको लगता है डेफिनेटली एक बड़ा लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होगा। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली से पहले तेजस्वी यादव ने 10 सवाल किए हैं। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और पलायन क्यों बढ़ा? तो क्या कुछ वो सवाल हैं, वो जरा आप देखिए। तो बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और पलायन आखिर क्यों बढ़ा? साथ ही बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बन गया है? बेरोजगारी दल 46.6% कैसे? नीति आयोग के सारे सूचकांकों पर बिहार क्यों पिछड़ा? 15 साल के कार्यकाल में 20,000 करोड़ से अधिक 58 घोटाले कैसे? बिहार में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था बदतर क्यों हो गई है? 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का खर्च कहां हुआ? बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगाए गए? 2013-2017 में बार बार जनादेश का अपमान क्यों किया? नीति, नियम, नियति, सिद्धांत और विचार के बारे में बताएं। तो ये सवाल है तेजस्वी यादव के। होगा 1 मार्च को नीतीश कुमार जी की एक्चुअल रैली भी हम लोगों ने देखा था और उस रैली का क्या हश्र हुआ था पूरे देश ने वो अपने आंखों से देखा था कि इन सवालों पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, गरीबी पर, भूखमरी पर मुख्यमंत्री कोई शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हमको गाली देंगे, वही बासी बातें जो है इतिहास के बासी पन्नों में जो चीजें रह गई हैं वही चीजें दोहराएंगे, कुछ नया नहीं बोलेंगे। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और सरकारी संसाधन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जो कर रही है वो तो देखा है, पूरे पटने को पोस्टर बैनर से ढक दिया है। तो सरकारी जो उनका एक ताना बाना है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना, पूरे गवर्नमेंट के मशीनरी को झोंक देना, तो वो सरकारी रैली है। हमारी जो वर्चुअल रैली है वो कांग्रेस और आम जनता की एक्चुअल रैली। आज कांग्रेस भी वर्चुअल रैली कर रही है। पहले चरण में 84 विधानसभा क्षेत्रों में ये रैली आयोजित होगी। दिल्ली, पटना और विधानसभा क्षेत्र से नेता और कार्यकर्ता संवाद करेंगे। रैली में बता रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। आज सियासत का सुपर मंडे है और आज विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी आज से वर्चुअल रैली का आगाज कर दिया है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे ये मंच है जहां पर कांग्रेस की वर्चुअल रैली में जो बिहार स्तर के नेता होंगे वो शामिल होंगे। इस वर्चुअल रैली का नाम बिहार क्रांति महासम्मेलन दिया गया है और पहले चरण में उत्तर बिहार के 84 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। त्रिस्तरीय वर्चुअल रैली में दिल्ली, पटना और फिर विधानसभा में बैठे नेता एक दूसरे से संवाद कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये आज वर्चुअल रैली की शुरुआत की जा रही है उसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। उनका सब